अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कि हम किस तरह से अपना करियर जर्मनी में स्टार्ट कर सकते हैं। और इस टॉपिक के लिए हमने हमारे कुलीग जो हैं, एक्स कुलीग भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, फ़हद मंसूर भाई, उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना पूरा जर्नी हमारे साथ शेयर करें कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए जर्मनी में एडमिशन किस तरह से सिक्योर किया, फिर वहाँ किस तरह से उन्होंने काम किया, वहाँ पे क्या चीज़ें उन्होंने सीखी, कौन-सी पॉज़िटिव थी, कौन से चैलेंजेस थे। तो वो अपना जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगे। तो जो लोग जर्मनी में मौजूद हैं इस वक़्त, स्टूडेंट्स, और वो आगे मूव करना चाहते हैं करियर में, या जो लोग पाकिस्तान में हैं और जर्मनी में स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, तो होपफुली जो जर्नी अपना फ़हद भाई शेयर करेंगे, वो आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल रहेगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारे फ़हद भाई हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू और विज़न जो है वो एक डिफरेंट वो रखते हैं। इन्होंने जर्मनी में कुछ अरसा काम किया, 4-5 साल, और उसके बाद ये इस वक़्त पाकिस्तान कराची में मौजूद हैं। और जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जर्मनी की, उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं और उनके लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं। पर इस वक़्त वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उनका विज़न और बिलीफ है कि जो टैलेंटेड लोग हैं और इंटेलेक्ट लोग हैं, वो पाकिस्तान को सर्व करें और पाकिस्तान के अंदर रहकर ही अपने आप को प्रोफेशनली भी ग्रो करें और कंट्री को, नेशन को भी जो है अपने साथ लेकर चलें। लेकिन डेफ़िनेटली ये उनका एक अपना स्टांस है और उनकी ये बिलीफ है, उसके बावजूद वो टॉलरेंस रखते हैं इस चीज़ के अंदर, और उन्होंने अपना जर्नी शेयर करने के लिए एग्री किया हमारे साथ, ताकि वो लोग जो फिर भी जाना चाहते हैं, उनकी मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिचुएशन होती हैं, तो वो फिर भी जाना चाहते हैं अपनी किसी नीड की बेस पर या किसी भी गोल की सेट किया हुआ है और उसको अचीव करने के लिए। तो फ़हद भाई ने एग्री किया कि वो अपना जर्नी और चीज़ें सारी शेयर करेंगे ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मैं फ़हद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा, फ़हद भाई आप अपने बारे में इंट्रो करें और फिर सेशन को लेके चलें इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से वेलकम। अम, हमारा जो टाइटल है वो हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन जर्मनी है। लेकिन जैसे कि अब्दुल बासित भाई ने अभी कहा, एक हमारा सवाल हमारे बैक ऑफ द माइंड में रहता है हमेशा और रहेगा, जिसका जवाब हम प्रेजेंटेशन के आखिर में दोबारा देखेंगे सारी चीज़ों से गो थ्रू करने के बाद, कि शुड वी स्टार्ट अ करियर इन जर्मनी और नॉट। तो आगे बढ़ते हैं। ये 5 जो हैं ये मेन सेक्शंस होंगे इंशाल्लाह आज की प्रेजेंटेशन में। और पहले जो है वो मैं थोड़ा सा अपनी जो जर्नी रही मेरी उसके बारे में आप लोगों से शेयर करता चलूँगा। फिर उसके बाद एक जनरल एक रोड मैप, एक आइडिया के मास्टर्स के लिए जर्मनी में जाने के क्या-क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या तरीका होता है, कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर हम बात कर लेंगे इंशाल्लाह लाइफ एंड करियर इन जर्मनी और उसके प्रोज एंड कॉन्स या चैलेंजेस, क्या आसानियां हैं, क्या मुश्किलात हैं। रिलीजन एक बड़ा हमारे लिए पाकिस्तानियों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए एक होता है कि यार आसान है, मुश्किल है वहाँ पे रिलीजन को फॉलो करना है। इस पे भी कुछ बात करेंगे और आखिर में फिर फाइनली क्लोज करेंगे। मेरी अपनी जो जर्नी रही वो ये है कि मैंने कराची से एनईडी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 2011 दिसंबर में पास आउट किया। फिर उसके बाद कुछ अर्सा मैंने जॉब की, दो एक डेढ़ साल तकरीबन सीमेंस में जॉब की, 2 ढाई साल तकरीबन कैनअप में जॉब की, और ऑलमोस्ट 5 साल जो है वो मैंने यहाँ जॉब करने के बाद फिर इवेंचुअली जो है वो मेरा पढ़ाई का तो मूड था ही, और ये था कि अगर बाहर से कोई चांस मिले, मौका मिले और किसी अच्छी जगह से, तो वो भी था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्लाई करना शुरू किया मुख्तलिफ जगहों पे। यूएस के लिए, फुल ब्राइट के लिए भी कोशिश की, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो काफ़ी टीडियस है और काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो मैं टाइमली उसको तो नहीं पूरा कर सका। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स की थी, जीआरई वगैरह का टेस्ट दिया था, टोफल दिया था। बहरहाल साथ ही साथ यहाँ जर्मनी में भी 4-5-6 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया।
तो फाइनली जो है वो एक जगह एडमिशन हुआ, तो फिर मैंने उसको परस्यू किया। वाई जर्मनी, अगर हम इस पे बात करें, आई थिंक ये बड़ा ऑब्वियस है सभी के लिए। कुछ बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एजुकेशन क्वालिटी, ऑब्वियसली जर्मनी जो है वो एक लीडिंग टेक्नोलॉजी में और इंजीनियरिंग में और इंडस्ट्री में जो है वो एक कंट्री है, नेशन है दुनिया में काफ़ी अरसे से। तो ऑब्वियसली वहाँ जाके पढ़ना और उन लोगों के साथ काम करना या सीखना, ये कि आपको टेक्निकल फील्ड्स में बड़ा एक फ़ायदा पहुँचाता है। इंडस्ट्री एक्सपोजर, ऑब्वियस सी बात है, वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, R&D का काम है, डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, ऑपरेशंस है, तो वो आपको दुनिया में उस लेवल का काम जो है वो और बाकी जगहों पे कम ही जगहों पे मिलता है। ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप वहाँ अगर वहाँ से पढ़ें और वहाँ पे काम करें, वहाँ का एक्सपीरियंस लें, फिर आपको जो है वो दुनिया में और जगहों पे भी आपके लिए आसानी हो जाती है। और आखिरी चीज़ ये कि वहाँ पे एजुकेशन कंपैरेटिवली यूके हो गया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इनके मुकाबले में काफ़ी सस्ती पड़ती है। इनिशियल गोल्स और मेरे जो थे वो यही था कि मैं जब शुरू में जा रहा था, तो उस वक्त मेरा इरादा था कि यार अब जाएंगे तो अब पीएचडी करके ही वापस आएंगे। लेकिन ये कि वही जैसे कहते हैं ना कि एक चीज जो है वो बंदा चाहता है और एक जो है वो अल्लाह ताला का प्लान होता है, इरादा होता है। तो वो ये वाला काम तो नहीं हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारी चीजें, काफी लर्निंग्स, काफी एक्सपीरियंसेस बड़े अच्छे हुए। तो वो मैं आहिस्ता अभी थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उसमें आपके साथ भी शेयर करूंगा। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे वो शेयर करूँ आप लोगों के साथ, कि जैसे ये आखिरी जो लाइन लिखी हुई है, सेट योर लाइफ गोल्स फर्स्ट, इसमें एक चीज मुझे जो मेरे लिए एक आसानी का बायस बनी, वहां पे जब मैं गया तो वहां मैंने देखा कुछ यंगस्टर्स जो बैचलर्स के बाद फौरन फ्रेश आ गए थे मास्टर्स करने ना, हायर स्टडीज के लिए। उनके लिए एक मुश्किल ये होती थी कि उन्हें पता नहीं चल रहा होता था कि अब वहाँ पे इलेक्टिव्स जो होते हैं, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे मैंने जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही आगे मास्टर्स किया, तो हमारे पास पावर सिस्टम्स की भी स्पेशलाइजेशन भी थी, आईटी के भी कुछ सब्जेक्ट्स थे, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थी, टेलीकॉम भी था, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी थी, 4-5 चीज़ें थी ना। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया, मैंने मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे वो OVGU के नाम से एक यूनिवर्सिटी है, माग्डेबर्ग शहर है जर्मनी का, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया। तो उस हमारे जो कोर्स है उसमें ये 5 इलेक्टिव्स थे। अब जो लोग फॉरेन बैचलर्स के बाद चले जाते हैं, उन लोगों को ये मुश्किल होती है कि यार हम किस चीज़ में जाएं, स्पेशलाइजेशन अगर लें तो कौन सी लें। उन्होंने इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं लिया होता, और उनको अपना जो है हमारी जिस तरीके से सब कॉन्टिनेंट में पढ़ाई चल रही होती है, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो, उसमें वो इंटरेस्ट बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर अपने कर नहीं पाता ना बैचलर्स लेवल पे। तो उनको ये मसला हो रहा था कि यार हम किस चीज़ में लें। तो मेरा ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि 4-5 साल जॉब करके गया था, तो मेरा एक फील्ड में एक्सपीरियंस बन चुका था, पावर सिस्टम्स में मेनली। तो मुझे बड़ा क्लियर था कि मैंने जो है ना वो इसी फील्ड में आगे जाना है और इसी को मज़ीद एक्सप्लोर करना है। तो ये एक एज हो जाता है। बाकी ये कि ओवरऑल लाइफ के गोल्स भी जो है वो बड़े ज़रूरी हैं, कि इंसान जो है इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, किसी दूसरी जगह पे जा रहा है, एक अननोन सोसाइटी में, अननोन जगह पे, तो एक एक अच्छी बड़ी सेक्रीफाइस है। ऑब्वियसली आप फैमिली के बगैर जा रहे हैं, काफ़ी सारा आप मेहनत करनी पड़ती है। तो इंसान को पहले वर्कआउट करना चाहिए कि यार मैंने अचीव क्या करना है। इस पर सही। इंशाल्लाह आगे हम भी आप बात करेंगे। फात भाई, एक क्वेश्चन था मेरा इसमें पीछे वाले इस पार्ट में, कि ये जो जी। आपने एक इम्पोर्टेंट बात बताई कि जो लोग बैचलर्स करके बगैर किसी एक्सपीरियंस के जो मास्टर्स के लिए आते हैं, तो आपने क्या देखा, जॉब्स वगैरह मिलने में उनको मुश्किल होती है जर्मनी में आफ्टर कंप्लीटिंग मास्टर्स, या क्या सिचुएशन रहती है? क्योंकि मैंने देखा यूके और आयरलैंड में थोड़ा हम्म। मुश्किल रहता है जॉब हंट करना, जिनका पीछे से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता ना पाकिस्तान वगैरह हम्म। से, वहाँ से जिनका एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता, तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है जॉब हंट करना। तो जर्मनी में भी इसी तरह की सिचुएशन है, या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं फ्रेशर्स के लिए भी? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका पहले कोई एक्सपीरियंस है ना, तो आपको एज तो मिलता है। ये तो एक नेचुरल सी बात है, आपको ऑटोमेटिक एक एज मिल जाता है। और आपका ये कि विजन भी क्लियर होता है, आपको पता होता है कहाँ जाना है, तो आप मतलब कम टाइम में जो है वो अपना गोल अचीव कर सकते सही। हो। आगे चलते हैं इसमें।
चंद बातें ये हैं कि क्या क्या मेन वो काम थे जो कि करने चाहिए और मुझे भी करने पड़े। तो उसमें ये है कि जर्मनी और कुछ और यूरोप के कंट्रीज ऐसे हैं कि जहाँ पे, जर्मनी भी उनमें से एक है, जहाँ पे लैंग्वेज का जो है ना वो बड़ा क्रिटिकल रोल है। तो अगर आप चाहें कि यार मैं जर्मन सीखे बगैर ही सब कुछ कर लूं, तो अब तो खैर ये थोड़ी चीज़ जो है वो आ गई है, आप कर भी सकते हैं। खास तौर पे अगर आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, बर्लिन हो गया, म्यूनिख हो गया, हम्म। हैम्बर्ग हो गया, इस तरह के किसी शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे तो ज़्यादा इंटरनेशनल माहौल ज़्यादा है। और अगर आपकी फील्ड भी ऐसी है, आईटी वगैरह है, तो उसमें शायद ये आप कर भी लें। लेकिन ज़्यादातर इंजीनियरिंग की जो फील्ड्स हैं, या और कोई इस तरह की सेल्स एंड मार्केटिंग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसमें आप लैंग्वेज के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए ना एक सर्टेन पॉइंट से आगे निकलना। तो लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। और हाँ, वर्किंग बात के भी लिए। इसमें, हुँ। हमारे वो जो दोस्त हैं खिजर खिजर अब्बास, उन्होंने तो लिंक्डइन भी जर्मनी में बनाई हुई है। अच्छा। हाँ, वो भी है, वो भी है। ये भी सही है, वो भी अभी सही आगे बात आएगी, सीवी और वो सारी चीज़ें, वो भी जो है सही जर्मन में सही रिकमेंडेड होती है। सही सही सही। तो ये कि फ्लुएंट हो, स्पीकिंग आपकी जो है वो समझ भी लें, थोड़ा बहुत अपनी बात भी कन्वे कर लें, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। बी वन रिकमेंडेड होता है, B1 B2 एटलीस्ट आपने किया हुआ। तो एकमेंड। फाद भाई, ये हम्म। आपने, सॉरी क्वेश्चन में बीच में करता रहूंगा, आपको डिस्टर्ब करूंगा हाँ हाँ, बीच में। नहीं, करें करें आप करें। पाकिस्तान में रहते हुए आपने जर्मन लैंग्वेज का कोई कोर्स किया था जाने से पहले, एडमिशन सिक्योर करने से, या वहां जाकर फिर ये आपका एक टास्क होता है कि वहां करना होता है, आपने कुछ एक खास टाइम पीरियड में आपको कोई लेवल अचीव करना होता है लैंग्वेज हाँ, का? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये ना डिपेंड करता है, ये यूनिवर्सिटी में जो डिग्री प्रोग्राम्स है ना उसमें डिफरेंट होता है। कुछ प्रोग्राम्स जो हैं उसमें ये कंपलसरी होता है कि भाई आपने ना, लेट्स से 3 सेमेस्टर के आखिर में B1 लेवल तक पहुंचना ही पहुंचना है लाजमी। उसके हम्म, स्कोर होता है, बकायदा सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा जो प्रोग्राम था उसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो वो सही। टोटली जो था ऑप्शनल था। और उसमें मैंने इस तरह किया था कि मैंने जर्मनी जाने से पहले जो है वो खुद से सेल्फ स्टडी कर ली थी। समझे, A1 लेवल जो था वो मैंने थोड़ा बहुत खुद किया था। बाकी फिर उसके बाद वहाँ जाके यूनिवर्सिटी में ही कोर्सेज ऑफर हो रहे थे जर्मन लैंग्वेज के, वहाँ जाके फिर A1 A2 और B1 ये फिर मैंने किया। फिर B1 के मैंने टेस्ट दे के तो सर्टिफिकेशन भी ले ली थी। और फिर सही आगे चल के B2 का मैंने क्लासेस अटेंड की थी, लेकिन टेस्ट नहीं दे पाया था, तो वो यहाँ सही। यहाँ तो इसमें यानी कि जब आप एडमिशन अप्लाई कर रहे थे, तो आपको पता चल जाता है पाकिस्तान में, लेट से एक बंदा है और वो एडमिशन अप्लाई करना चाहता है जर्मनी में, और वो हम्म। यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम देख रहा है, तो वहाँ ये बात मेंशन होती है, या वहाँ से पता चल जाता है कि जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम में है, या बस आइल्स या टॉफल वगैरह ही चलेगा? वो रिक्वायरमेंट वहाँ मेंशन होती है प्रोग्राम में? जी 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 जी, बिल्कुल, ये क्लियर जो है वो मेजॉरिटी वेबसाइट्स और चीज़ें जो हैं, जो उसमें एप्लीकेशन पेजेस वगैरह उसमें लिखा होता है कि इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर बता देते हैं कि लैंग्वेज क्या होगी। सही सही। यानी अगर कोई शख्स स्किप करना चाहता है जर्मन लैंग्वेज पाकिस्तान से, तो वो हम्म। प्रोग्राम ही ऐसा चूज करे जिसमें इनिशियल रिक्वायरमेंट ना हो, और वो हाँ। आइल्स या टोफल वगैरह देकर जा सकता है। अच्छा, इसमें हम्म। लैंग्वेज जो है इंग्लिश, इसमें भी कोई खास टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन के लिए? हाँ जैसे जी। जीआरई और मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं, तो कौन सा होता है इस लैंग्वेज के अलावा? क्या रिक्वायरमेंट रहती है बेसिक? ज़्यादातर तो आइल्स और टोफल्स जो है वही होते हैं। अच्छा। जीआरई लैंग्वेज के लिए तो नहीं होता, जीआरई जो है हम्म, वो तो एप्टीट्यूड उसमें आ जाता है। बाकी ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं वो लेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी एक चीज होती है, उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अच्छा। उनकी तादाद कम है। वो ये होता है कि अगर आपने जो अंडर ग्रेजुएशन स्टडीज हैं वो इंग्लिश में की हैं, तो पिछली हम्म, यूनिवर्सिटी से आप एक लेटर बनवा लें कि हाँ जी इनकी इंग्लिश जो है वो सफिशेंट है। सही। तो लेकिन ये है कि फिर एडमिशन स्टेज पे शायद वो लेटर काम आ जाए, लेकिन जब आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर एम्बेसी आपसे मांगती ही फिर मांगती है। मांगते हैं। अच्छा, सही। बाकी दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या है, एकेडमिक प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप, रिसर्च वर्क। इसमें मैं अगर अपनी जर्नी बताऊं तो ये इस तरह से हुआ कि मैंने जब स्टार्ट किया है विंटर 2016, यानी अक्टूबर 2016 में मेरा जो है मास्टर्स वहाँ पे स्टार्ट हुआ। पहले सेमेस्टर में तो जो थे मैक्सिमम कोर्सेज जो ऑफर हो रहे थे, मैंने उसी पे फोकस किया, उसी की पढ़ाई और उसी के एग्जाम्स वगैरह को क्लियर करने का फोकस था।
फिर सेकंड सेमेस्टर से फिर मैंने जो मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था ना, उसके जो प्रोफेसर थे उनके साथ मैंने जो है ना वो अपने मरासिम अच्छे करने शुरू कर दिए। सही। तो वो यानी आपने हमारे, नेटवर्किंग की उनके साथ और कनेक्ट हाँ किया। जी एग्जैक्टली। तो उसमें मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर मैं कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना चाह रहा हूँ, तो अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं तो आप मुझे बताएं। तो उन्होंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने मुझे एक पीएचडी स्टूडेंट था उनकी टीम में, उसके पास भेज दिया। उस सही। बंदे से मैं जाके मिला, उसने कहा कि हाँ यार मुझे तो ज़रूरत है। तो जर्मनी में इस तरह से होता है कि आप किसी पीएचडी स्टूडेंट के साथ एक रिसर्च असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। सही। उसमें आपको यूनिवर्सिटी पे भी करती है और सही। आप सीख भी रहे होते हैं और आप फील्ड का काम अपना कर रहे होते हैं और आप प्रोफेसर के साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है ना। बेनिफिट ही और बेनिफिट। उसमें फिर ये कि वो जो आप टाइम काम कर रहे होते हैं वो आपके वर्किंग आवर्स में भी काउंट नहीं होता और उस पर कोई टैक्स भी नहीं कटता। सही सही सही। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जो लोग भी वहां पे जाएं, कोशिश यही करें कि वो एक रिसर्च असिस्टेंट या साइंटिफिक असिस्टेंट के तौर पे उनको अपनी पसंद के फील्ड में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए कोशिश करें। जरूर कोशिश करें। सही। फिर साथ में मैंने एक 2 सेमेस्टर ये काम किया रिसर्च असिस्टेंट वाला, और फिर एक हमारे पास एक ऑप्शनल प्रोजेक्ट था जो कि कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल था हमारी डिग्री में, वो मैंने ले लिया। उसका मुझे सही। एक और फायदा ये हुआ कि हमारी यूनिवर्सिटी के साथ ही, आपको पता ही है यूरोप में इस तरीके से होता है कि यूनिवर्सिटीज अलग होती हैं और उनके साथ पैरेलल में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स भी काम कर रहे होते हैं ना आर एंड डी का। जैसे जी। जर्मनी में एक बहुत बड़ा नाम है, फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट है। तो इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी के करीब ही एक इंस्टीट्यूट था। तो मेरा जो ये पीएचडी स्टूडेंट जो था, मेरा मेंटोर था, इसी ने मुझे उनसे भी कनेक्ट करवा दिया कि सही। अच्छा तुम ये प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास कोई टॉपिक है? मैंने कहा यार टॉपिक तो मेरे पास है, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकल आप लोगों का प्रोजेक्ट है उसी में मैं भी कोई छोटा टॉपिक ले लूं। तो फिर उन्होंने मुझे दिया कि हाँ यार हम ना ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को स्टडी कर रहे हैं आजकल। तो सही। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दे दिया कि यार आप इस पे करो कि ब्लॉकचेन को किस तरीके से यूज किया जा सकता है पावर सेक्टर में, सही। एनर्जी ट्रांजैक्शंस में, कैलकुलेशन में, चीजों में। तो ये मेरे हम्म, लिए भी एक बड़ा अच्छा एक सही। लर्निंग का एक्सपीरियंस था। ब्लॉकचेन को पढ़ने का मौका मिला, क्रिप्टो को तो, पढ़ने का मौका मिला, और फिर उसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है और ये एनर्जी। बात होगी 2017 की, राइट? 17 की जी, 17-18 हम्म। सही। तो ये मतलब इस तरीके से था। तो सही। इसमें सही। ढूंढते रहें अपॉर्चुनिटीज ना, तो मिल जाती सही। हैं। सही। तीसरा है सीवी ऑप्टिमाइजेशन फॉर जर्मनी। आई थिंक ये क्लियर है कि लोग जो है वो जब जा रहे होते हैं यहाँ से तो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। एक यूरोपास का फॉर्मेट होता है, अक्सर यूनिवर्सिटीज उस पे जो है वो कहती हैं कि उसी फॉर्मेट पे सीवी बना के दें। तो बच्चे क्या करते हैं कि वही फॉर्मेट जो है ना वो फिर आखिर तक वही रखते हैं, और कंपनीज में भी जब अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, हम्म। तो यही फॉर्मेट भेज रहे होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है, हम्म, आप कोई भी फॉर्मेट रखें, लेकिन बस वो सीवी मेकिंग तो खैर एक अलग पूरा आर्ट है। हाँ। वो उसकी अलग स्किल्स हैं। लेकिन ये है कि उसमें ये है कि आप अपनी आप को बेस्ट तरीके से शोकेस कर सकें। सही। और जैसे अभी शुरू में हमने बात की, इंग्लिश में भी सीवी है, और अगर आप जर्मन में बना लेते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सही। और आखिरी चीज़ ये कि नेटवर्किंग, उसके तो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। लिंक्डइन भी आजकल ज़ाहिर है, आपने बल्कि एक सेशन भी किया हुआ है लिंक्डइन जी। नेटवर्किंग पे। हम्म, और यूनिवर्सिटी में एक्सपोज लग रही होती हैं, कैरियर फेयर्स लग रहे होते हैं। और बाकी ये कि अपने प्रोफेसर्स के थ्रू आप रेफरल्स भी करा सकते हैं। जो सही। मेरी एक इंटर्नशिप मुझे मिली थी, इंडस्ट्री की इंटर्नशिप ना, वो पहले मैंने की। फिर उसके बाद मैंने जिस कंपनी में की, ईजीआई में, वो वहाँ उनके साथ मैंने एक सेमेस्टर की इंटर्नशिप की। और फिर उसके बाद मैंने मास्टर थीसिस लिखना होता है हमने ना, एमएस का पार्ट होता है, हम्म, वो भी उसी कंपनी के साथ किया। और अभी जो मैं काम वाम कर रहा हूँ वो भी उसी कंपनी के साथ कर रहा हूँ। तो ये मेरी समझे उस कंपनी के साथ तकरीबन पिछले 6-7 साल की जर्नी है। और ये सही। सारी शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू हम्म, इसी तरीके से हुई कि वो जो मेरा प्रोफेसर था,
वो उस हम्म। कंपनी का एक्स एम्प्लॉय था, तो उसने मुझे हम्म, रेफर कर दिया, कंपनी definitely। वालों ने कंसिडर कर लिया, और इस तरीके से जो है वो कनेक्शन हुआ। तो सही। रेफरल्स बहुत काम आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आखिरी चीज छोटी सी लिखी हुई है, ऑलवेज ट्राई टू अचीव एहसान इन योर लाइफ। ये है कि भाई आप जो भी काम करें ना, या हमारे दीन की एक इस्तिलाह है कि आप उसको एक्सेलेंस के साथ करें, एक्सेलेंट। परफेक्शन के साथ करें। चाहे बिल्कुल। दीन का काम करें या दुनिया का काम करें, कोशिश हम्म, करें कि बेस्ट करें अपनी कैपेसिटी के लिहाज से। बेहतरीन बात। आगे क्या है चैलेंजेस? अब अच्छी अच्छी बातें तो हो गई कुछ थोड़ी सही। सी चैलेंजेस भी आपके साथ शेयर करता चलूं। लैंग्वेज बैरियर का आता है, वाकई सीरियस एक मसला आता है, हम्म, क्योंकि आपके साथ मसला ये हो रहा होता है कि आप के लिए जो टेक्निकल नॉलेज है वो भी नई होती है, वो भी आप सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, साथ में लैंग्वेज भी आपके लिए एक डिफिकल्टी होती है ना, समझने में भी और अपनी बात हम्म, बताने में भी। तो ये तो है, लेकिन इसका सही। हल क्या है? इसका हल यही है कि अपनी लैंग्वेज पे मुस्तकिल काम करते रहें, कोर्सेज हम्म, करते रहें, सीखते रहें, और प्रैक्टिस करते रहें, बस यही इसका हल है। ऐसे। दूसरी चीज़ क्या है? कल्चरल एंड एकेडमिक डिफरेंसेस। इसमें ये है कि हाँ, कल्चरल डिफरेंसेस हैं और एकेडमिक डिफरेंसेस हैं। एकेडमिक से मुराद ये है कि जब स्टूडेंट यहाँ से पाकिस्तान वगैरह से जब जाता है, तो उसको फील होता है कि हाँ यार, मेरी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और जो मेरा हम्म, लेवल है, कुछ कुछ जगहों पे हो सकता है कि उसको थोड़ी मुश्किल हो ना कोप अप करने में, तो हम्म। वो ऑब्वियसली उसमें आपको एफर्ट एक्स्ट्रा करना। एफर्ट करनी पड़ती है, सही। जी हाँ। अच्छा, फाइंडिंग इंटर्नशिप और जॉब्स, इस पे मेरा ख्याल है हमारी बात हो गई है। इसमें अगेन मैं वही रीटरेट करूंगा कि अगर आपको पता हो ना कि मेरा कैरियर पाथ क्या है, कि जैसे एग्जैक्टली। मेरा था, मुझे पता था कि यार मैंने पावर सेक्टर में ही जाना है, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाना, टेलीकॉम में नहीं जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी को पकड़ा और उसी रास्ते में फिर मैंने आगे काम किया। मैं जो एग्जैक्टली। जो मैं अपना वो यूनिवर्सिटी का जो शहर था मेरा मागडेबर्ग, वो छोटा शहर था, इतना बड़ा शहर नहीं था। वहां पे इंडस्ट्री भी लिमिटेड थी ना, ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग की छोटे छोटी फैक्ट्रीज थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यहाँ पे मेरी दाल नहीं गलेगी। मैंने अगर कुछ कहना चाहिए कि अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर बेहतर वो करना है, काम करना है, तो मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैंने क्लोजेस्ट जो था वो मेरा बर्लिन था। तो मैंने फिर बर्लिन में इंटर्नशिप्स के लिए और चीज़ों के लिए अप्लाई किया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मौका मिला, फिर मैं वहीं शिफ्ट हो गया। सही। दूसरी बात ये कि हाँ, आखिरी चीज ये है कि रिजेक्शंस भी आएंगे और प्रोसेस में डिले भी आएगा। ये तो मेरा ख्याल है हम सभी ने फेस किया हम्म, हुआ है हम्म, लाइफ में कहीं ना कहीं। और ये हम्म, जाहिर है वहां पे भी यही होता है कैरियर के उसमें, कि मेरे अपने साथ एक उसमें ये हुआ कि जब मैंने ईजीआई वालों के साथ मास्टर थीसिस भी कर लिया, सारा कुछ हो गया, तो मुझे एक जगह से जॉब ऑफर आ गई, मैंने एक्सेप्ट कर ली, जॉब लग गई। लेकिन वो थी ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी, अच्छा। बॉम्बार्डियर। हम्म, तो उसमें वो मेरी फील्ड से बिल्कुल हटके थी। ज़ाहिर है मेरा हम्म, एक्सपीरियंस, मेरी पढ़ाई जो है वो पावर सिस्टम्स में, और सही। मुझे जॉब मिली एनर्जी परफॉर्मेंस इंजीनियर, ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के अंदर। अब सही। वो तो बिल्कुल अलग ही चीज है, ट्रेन की सही। डायनेमिक्स बिल्कुल अलग। वो उसमें हम्म, हमें स्टडी करना होता था कि ट्रेन अपने रूट पे चलेगी, कितनी एनर्जी इस्तेमाल होगी। इलेक्ट्रिक ट्रेन के हवाले से ज़ाहिर है बात हो रही है। हम्म। अब इस पे मैंने तकरीबन 1 साल लगाया कि अच्छा। ट्रेन की डायनेमिक समझने में, सारी चीजें करने में, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया, मैंने कहा यार ये मेरे बस की बात नहीं। सही। और सही। दूसरा फिर मेरे बैक ऑफ द माइंड में यही था कि यार मैं अपनी फील्ड से बिल्कुल कट रहा हूँ। हम्म। तो और मैं जितना आपको जानता हूँ, यानी जब हमने साथ जो काम किया, तो आपका वैसे ही इंटरेस्ट पावर सिस्टम के अंदर जो है वो ज्यादा रहा है शुरू से। हम्म, इवन मेरे ख्याल से हम्म, आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था एनएडी का, वो भी हम्म। कोई प्योर पावर सिस्टम डिजाइन से रिलेटेड था, आई थिंक हाँ, वो ट्रांसमिशन लाइन मैटलैब पे वगैरह। सिमुलेशन थी ट्रांसमिशन लाइन की, ग्रिड की। ट्रांसमिशन लाइन, यस। तो पावर सिस्टम आपके साथ पहले शुरू से ही चल रहा था ना, साथ साथ। पावर सिस्टम चल रहा था या मैं पावर सिस्टम से चिपका हुआ था, ये ऐसे ही था। एग्जैक्टली। तो बहरहाल फिर मैंने उसमें ये किया कि मैंने ना अपनी जो कंपनी थी जिनके साथ मैं ये मास्टर थीसिस वगैरह इंटर्नशिप किया था, तो मैंने उनसे राब्ता करना शुरू किया। मैंने कहा यार मुझे जो है ना वो, मैं जॉब स्विच करना चाह रहा हूँ,
अगर आप लोगों के पास कोई वैकेंसी है तो बताएं। तो जो मेरा जो डिपार्टमेंट था ईजीआई में, जो नाम बता रहा हूँ, उन लोगों हम्म, ने तो उस वक्त एक्सक्यूज कर लिया। उन्होंने कहा यार अभी फिलहाल तो हमारे पास पोजीशन नहीं है, आप हमारा एक और डिपार्टमेंट है वहां ट्राई करके देख लो, अप्लाई करो। वहां मैंने अप्लाई किया, थोड़ी सी डिफरेंट वो था, जॉब रोल था। तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, जर्मन में था सारा ना, तो बड़ा मुश्किल हुआ ये वो। लेकिन उन्होंने मुझे बोला यार हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं आपकी लैंग्वेज की बेसिस पे नहीं, हम्म, लेकिन इस वजह से कि आप जो है ना इस डोमेन में आपकी नॉलेज इतनी नहीं है। तो हम्म, बहरहाल रिजेक्शन तो रिजेक्शन होता है, जो भी वजह थी। हम्म, मुझे बड़ा उस पर अफसोस हुआ, मैंने कहा यार देखो मैं कोशिशें कर रहा हूँ ये वो, लेकिन नहीं हो पा हम्म, रहा। हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मैं टाइम गुजरा गुजरा गुजरा, फिर मैंने दोबारा अपना जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट था उनसे रब्ता किया। उन्होंने कहा अरे हाँ अब हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आया है, अब उसमें जगह है, अब तुम एचआर के थ्रू अप्लाई करो, तो फिर हम उसका करते हैं प्रोसेस, अगर होता है तो कर लेंगे इंशाल्लाह कंसिडर। और वो फिर यही हुआ कि इंटरव्यूज हुए, सारा कुछ हुआ, उसमें फाइनली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। सही, माशाल्लाह। कंसिस्टेंट तो रहना इसमें इंशाल्लाह। कितना कितना टाइम लगा फात भाई आपको मास्टर्स कंप्लीट करने में, और अपनी इंटरेस्ट की जॉब यानी कि स्टार्ट होने में कितना ड्यूरेशन लगा इस इस फील्ड? इसमें तकरीबन सवा साल, साल से सवा साल तो लगा। सही, सही, सही। ये अच्छा चले, ये तो मेरे जर्नी के हिसाब से बात हो गई। अब हम जरा एक जेनेरिक थोड़ी सी देख लें कि कोई हम्म, भी अगर स्टूडेंट हो जर्मनी से पढ़ना चाहता हो, एमएस करना चाहता हो, क्या प्रोसेस वो हो सकता है। हम्म, आई थिंक ये तो स्लाइड बड़ी क्लियर है कि भाई जर्मनी से ही क्यों एमएस। इस पे हमने पहले भी हम्म। बात की थी कि वो पढ़ाई बड़ी सस्ती है, लो है काफी ट्यूशन फीस। अब पिछले 1-2 सालों में, 3 सालों में शायद थोड़ी सी बढ़ गई है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने फीस वगैरह बढ़ा दी हाँ, है। इसमें फात भाई आप फीस का थोड़ा बताएंगे किस तरह होती है, एनुअल कितनी होती है यूनिवर्सिटी की जो अपनी ट्यूशन फी होती है? जी, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी जो थी जिस टाइम पे मैंने पढ़ा है, उस टाइम पे सेमेस्टर फीस जो होती थी वो थी 90 यूरो खाली। यानी आप हाँ, लगा लें सही, 6 महीने की 90 यूरो, तो ये तो कुछ भी नहीं है। सही, सही, सही। और साल की और क्या लें, 200 यूरो हो गई तकरीबन। साल की, हाँ, तकरीबन 200 यूरो हो तो गई। तो यही एक साल की जो फीस है, आई थिंक, या टोटल शायद जो फीस है प्रोग्राम की यूके और आयरलैंड में, मेरे हम्म, ख्याल से 17,000 यूरो हाँ एमएस होगी की है। आयरलैंड में एमएस की है, और यूके में आई थिंक इसी तरह पाउंड में, वो जो कि यूरो से और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो ऐसे ही। मास्टर्स की यूके में है। तो इट हम्म, मीन्स कि ये तो ना होने के बराबर भी अगर हम यूके और आयरलैंड को देखें हाँ बिल्कुल ट्यूशन फीस। ऑब्वियसली ऐसे ही है। और इसमें मजे की बात यह है कि इस फीस में आपका ट्रांसपोर्ट टिकट भी शामिल होता है। अच्छा। तो सही, आपका जो भी इलाका है, जो भी शहर सही। है, जो जोन बनता है हाँ, आपका, तो उसमें आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री में बैठ सकते हैं इधर उधर। ये अच्छा। तो ये और ये ये इतने तो ऊपर इतने तो ट्रांसपोर्ट में ही लग जाते हैं मेरे ख्याल से, 80-90 यूरो की तो मंथली। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। सही, सही, सही। तो अच्छा, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल यूनिवर्सिटीज ऑब्वियसली ये भी हम सबको पता ही है कि पढ़ाई यूनिवर्सिटीज की वहाँ। अच्छा, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज का भी ना थोड़ा सा एक ग्रुपिंग उन्होंने की हुई है। एक उनकी ग्रुपिंग है जिसको वे लोग बोलते हैं TU9। तो उसमें आ जाती हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज। ये अच्छा, कहना चाहिए कि इंजीनियरिंग और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एडवांस काम हो रहा है। टेक्निकल सही। यूनिवर्सिटी बर्लिन है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिख है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हामबर्ग है। मतलब ये आई थिंक 10-15 होंगी या कितनी होंगी। और फिर इन 10-15 में से भी जो टॉप 9 है ना, तो ये जो समझे जैसे यूएस में कहा जाता है ना आईवी लीग, हम्म। स्टैनफोर्ड और ये और वो, तो समझे ये उस लेवल अच्छा, की एक अच्छा, चीज अच्छा, होती अच्छा। है TU9। सही, 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 सही। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के बाद फिर नंबर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस का। सही है। यहाँ से आप जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन नॉन इंजीनियरिंग के भी होती साइंसेस की पढ़ाई, आर्ट्स है। की पढ़ाई, लॉ की, इकोनॉमिक्स की, उसकी ये सही, वाली सही। ज्यादा होती है। फिर जो है वो एक और थर्ड लेवल होता है, हॉक शूले उसको बोलते हैं ये लोग ना। अच्छा, उसमें जो है वो जो कोर्सेज वो लोग ऑफर कर रहे होते हैं वो अप्लाइड कोर्सेज होते हैं।
सही यानी उसमें पढ़ाई भी होती है, साथ में प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह भी सिखा रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक डाइवर्सिफिकेशन है, ऑप्शंस सही बहुत सारे हैं। और बाकी तीसरा चौथा पॉइंट जो है वो भी क्लियर है आई थिंक कि लोगों की वहाँ पे डिमांड भी है, इसीलिए वो पढ़ा यूनिवर्सिटीज भी वहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सही। आगे चलें मेरा ख्याल है। जी जी। नेक्स्ट स्लाइड जो है स्टेप बाय स्टेप गाइड फॉर एस्पायरिंग स्टूडेंट्स। अगर कोई अप्लाई कर रहा हो फॉर एग्जांपल हम्म, पाकिस्तान से, वो करना चाह रहा हो एडमिशन के लिए, तो सही पहला उसे स्टेप जो है वो करना चाहिए कि एक वेबसाइट है DAAD.DE, सही। DAAD.DE, वहां पे जाके आपको सारे कोर्सेज की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके कोर्सेज हैं जो जो भी, और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका जो कोर्स करिकुलम है, ईच एंड एवरीथिंग सारी डिटेल मिल जाएगी। सही। उसको आप और जाएं। सारी फील्ड्स की, यानी इंजीनियरिंग हो, हाँ, सब फिजिक्स सब हो, आईटी। सब सब सही। सब सब तो उसमें आप जाएं और आपकी जो भी फील्ड है उसके हिसाब से सर्च करके ढूंढ के एक लिस्ट बना लें। और मैं रिकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट 20 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बना दें, 20 यूनिवर्सिटीज को, प्रोग्राम्स को शॉर्ट लिस्ट कर लें कि यार शॉर्ट। ये हैं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है। सही और फिर उन पे वर्किंग शुरू करें। वर्किंग क्या करेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेक करेंगे, और फिर देखेंगे कि यार किन चीज़ों पे मैं पूरा उतर रहा हूँ ऑलरेडी और किस पे मुझे वर्किंग करनी है, कौन से टेस्ट देने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। सही। एक क्वेश्चन इसमें कि आइल्स और टॉफल जो है, ये दोनों में से कोई भी एक स्टूडेंट कर सकता है, या कोई रिक्वायरमेंट होती है कि लाजमी किसी प्रोग्राम में आइल्स ही करना है या किसी प्रोग्राम में टॉफल ही करना है, या ये इन दोनों में से कोई भी एक चल जाता है, कोई भी कर ले बंदा? जहाँ तक मैंने देखा है, मेरे ख्याल में ये दोनों ही कर सकते हैं। या तो आप सही आइल्स कर लें, उसका भी होता है, और टोफल कर लें तो वो भी चल जाता है। सही। बस बाकी फिर ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करना शुरू कर दें। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, सीवी है, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया पुराने प्रोफेसर से, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह जो अटेस्ट करानी होती हैं एचईसी से, यूनिवर्सिटी से, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो चौथा पॉइंट लिखा हुआ है वो ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एडमिशन के लिए डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन सही। कुछ यूनिवर्सिटीज जो हैं उन्होंने ये जो प्रोसेस है ये एक थर्ड पार्टी को दिया हुआ है जिसका नाम है यूनी असिस्ट। अच्छा। तो जैसे मेरी जो यूनिवर्सिटी थी और उसका जो डिग्री प्रोग्राम था, उसकी उसका जो एडमिशन हुआ था वो यूनी असिस्ट के थ्रू हुआ था। तो उसमें सही। यह है कि मैंने यूनी असिस्ट वालों को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, ऑनलाइन भी और बाय पोस्ट भी। अच्छा। फिर उन्होंने एवेल्युएट करके कि भाई मैं एडमिशन के क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा हूँ नहीं उतर रहा, उन्होंने फिर सारी असेसमेंट करके फिर यूनिवर्सिटी को बताया कि अच्छा जी ये साहब है, इन्होंने अच्छा। अप्लाई किया, हमने असेसमेंट कर ली है ये। अच्छा, इसमें ना फीस भी लगती है, यूनी असिस्ट वाले अपनी एक हम्म। एडिशनल फीस लेते हैं। अच्छा। लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि आपने एक दफा यूनी असिस्ट वालों को अपनी चीजें भेज दी ना और उन्होंने एवेल्युएट कर लिया, तो सही। एक दफा के बाद आप, मेरा ख्याल है इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कुछ, लेकिन ये है कि आप एक असेसमेंट में शायद 4 या 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। सही 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 सही। तो तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजे वो क्या, किस तरह फोटोकॉपीज थी, फिर अटेस्टेड थी, किस तरह से वो था? हाँ, वो ये होता है, फोटोकॉपीज, अटेस्टेड फोटोकॉपीज होती हैं वो। वो एचईसी वगैरह से करवानी होती है, किस तरह से? उसमें सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं अच्छा। कि कुछ एचईसी हम्म। वाली भी होती हैं, कुछ जो हमारे ये नोटरी पब्लिक वाले होते हैं उनकी अटेस्टेशन भी चल जाती है। तो सही। ये विद पैसेज ऑफ टाइम मेरे ख्याल में थोड़ी सी चेंज चेंज भी होता है। हुई है। ये अच्छा। लेटेस्ट जो है वो इनकी वेबसाइट पे सही। मिल जाती है। सही। फिर अगर आप क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर लेती है तो बस फिर आपको एडमिशन ऑफर मिल जाता है, एडमिशन लेटर मिल जाता है। उसमें फिर अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे, जो जो भी यूनिवर्सिटी ने आपसे अगर कुछ मांगा है, तो वो फिर आपको फाइनल एक एडमिशन लेटर बना के दे देते हैं। उस फिर लेटर की बेसिस पे आप फिर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्बेसी में। अच्छा। तो एम्बेसी फिर डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं। अगर आपकी रिहाइश सिंध या बलूचिस्तान रीजन में है तो कराची की जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे आप अप्लाई करें। अगर आपकी पंजाब या केपी साइड पे है तो फिर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अप्लाई करेंगे।
अच्छा। और उनकी फिर अच्छा। आपको, हाँ जी बोले। अच्छा, दूसरा ये लिखा है अरेंज ब्लॉक्ड अकाउंट, ये क्या चीज़ है? ये ऐसा होता है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो इसमें 3-4 चीज़ें एम्बेसी माँगती है। ठीक एक है। तो ये कि आपको यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिला हो, वो तो आपने ऑलरेडी काम कर ठीक लिया। है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जर्मन गवर्नमेंट माँगती है कि आपका 1 साल का खर्चा पानी, यानी हुँ, जो हुँ। आपके वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस होंगे, हुँ, हुँ। किराए की मद में, मेडिकल इंश्योरेंस की मद में और ये सारी चीज़ें, तो ये उन्होंने अपने अंदाजे से कैलकुलेशन की भी है एवरेज। ये मेरा ख्याल है ये कोई 800-900 यूरो रकम पर बनती है मंथ। अभी पर मंथ। हाँ, तो उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि लेट्स सपोज 900 यूरो पूरे साल के लिए, ये आपने एक बैंक अकाउंट खोलना है और उसमें ये रकम आपने जमा करा देनी है। बैंक अकाउंट कहाँ खोलना है, जर्मनी में या पाकिस्तान में? हाँ, अब इसके ऑप्शंस जो हैं वो कुछ वक्त के साथ साथ चेंज हुए हैं। जिस टाइम पे मैंने अप्लाई किया था 2016 में, 15-16 में, उस वक्त जो है वो इसके ऑप्शंस बड़े लिमिटेड थे। तो पाकिस्तानियों के लिए जो है वो एक ही ऑप्शन था, जो जर्मनी का बैंक है डॉयचे बैंक, वहां पे आप अकाउंट खुलवाएं यहीं से बैठ के, और अच्छा। फिर उन्हें पैसे भेजें, फिर वो आपके अकाउंट में ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक ओके। अकाउंट से मतलब ये होता है कि जो भी रकम है, मिसाल के तौर पे अगर 12,000 यूरो हैं पूरे साल की, तो वो 12,000 यूरो आपकी जेब से निकल के बैंक के पास चले जाते हैं, और बैंक वाले हर महीने ना 900 यूरो जो है वो वो ही अनलॉक कर रिलीज़ देते हैं। करेंगे। वो ठीक, ठीक, रिलीज ठीक। करेंगे, तो आप सिर्फ ठीक, 900 ठीक, यूरो ठीक। ड्रॉ कर सकते हो हर महीने। सही, सही, सही। यानी कि ये इसमें आपके एक, ही पैसे हैं, ये आपके ही पैसे हैं, लेकिन आपने इनको शिफ्ट करना है जर्मनी में, या शो कराना है कि जो 1 साल का मेरा लिविंग एक्सपेंस है, वो मेरे पास मौजूद है। और फिर ऐसे ही। उनके ऊपर कंट्रोल भी आपका होता है, लेकिन लिमिटेशन के साथ, यानी कि आप मंथली उतने ही विड्रॉ कर सकते हैं उसमें से जितनी की वो हम्म, लिमिट है। ओके। ऐसे ही। इसमें बस एक इशू ये आता है कि ऑब्वियसली ज़ाहिर है, हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोन लेके पैसे अरेंज हम्म, करके ये वाला काम करते हैं। तो उनकी एक एजम्पशन ये होती है कि यार मैं अभी ये लोन लेके जा रहा हूँ, जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं ये हम्म, रकम जो है ना वो अगले महीने ही वापस भेज दूंगा। वो आप हम्म। ये फिर नहीं कर सकते ना, वो तो आपकी सही, रकम लॉक हो सही। गई। लॉक हो गई, तो सही। वो आपको फिर उसका कोई ना कोई तरीका देखना पड़ता है, ऑल्टरनेट होते हैं। अच्छा, अब इसमें ऑप्शंस काफी सारे आ गए हैं। अच्छा। एक फिंटीबा के नाम से एक ऑप्शन है, और अभी 2-4 और ऑप्शंस भी मैंने सुना था कि आ गए हैं। तो अब ये अकाउंट खुलवाना आसान हो गया है। पहले ये काफी मुश्किल था, इसमें टाइम लगता था बड़ा अच्छा। ना, आपका अच्छा। वीजा डिले हो जाता था। अच्छा। हाँ, तो ये सही। बस दो, मेरा ख्याल है दो ही बड़ी चीजें हैं वीजा के लिए, आपका यूनिवर्सिटी का एडमिशन और ये पैसे, सही। ब्लॉक अकाउंट। बाकी और तो सही। कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस है, ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस है, टिकट है, ये है वो है। सही। 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 तो ये जो ब्लॉक अकाउंट वाली चीज़ है, ये प्रोसेस आपको करके और अकाउंट, यानी आपका ओपन भी हो गया, पैसे जमा भी हो गए, फिर कोई हम्म। आपको बैंक का वो लेटर डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा के लिए चाहिए होगा, यानी हाँ कि हाँ ये हाँ। आपके अकाउंट खुल गया है, पैसे वहाँ पे मौजूद हैं एज अ ब्लॉक अकाउंट, और ये डॉक्यूमेंट है। जी जी जी। सही। बैंक की तरफ से एक स्टेटमेंट होती है, वो आपको साथ में लगानी पड़ती सही। है। सही। तो बस ये है। बाकी जब आपके पास वीजा आ जाए फिर आप ट्रेवल कर लें। अच्छा, इसी में आपने जो है वो इसी प्रोसेस के दौरान आपने वो भी करना होता है, अकोमोडेशन का भी। तो सही। अकोमोडेशन जो है वो आप अप्लाई भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के अपने जो हॉस्टल्स होते हैं हम्म। उसमें। लेकिन ये है कि वो ज़रा उसमें टाइम लगता है, वो कुछ अरसे बाद मिलते हैं, वो खाली नहीं सही। होते, ज़्यादा रश होता है। तो आप ये कि टेम्पररी किसी अपने दोस्त के जानने वाले के जो ऑलरेडी वहाँ पे है, उसके एड्रेस पे जा सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। वो हो जाता है, वो सही। इतना बड़ा मसला नहीं। सही। एडमिशन के हम्म, चांसेस बेहतर बनाने के लिए 3-4 काम आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन कह लें, वो हम्म। आप जो भी लिखें तो उसमें आप अच्छे तरीके से डिफाइन करें कि यार मैं मास्टर्स करने आ रहा हूँ, पढ़ने आ रहा हूँ, क्यों आ रहा हूँ, क्या मोटिवेशन है। तो उससे भी फर्क पड़ता है ना, ये सारी चीज़ें उसमें भी कंसिडर की जाती हैं।
फिर सही आपका ऑब्वियसली रेलेवेंट एकेडमिक बैकग्राउंड होगा तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। सही। इंटर्न ये तीसरा एक पॉइंट क्वेश्चन वही है। एक क्वेश्चन है इसमें, क्या वो मार्क्स जीपी सीजीपीए वगैरह को भी देखते हैं एडमिशन में, या? हाँ हाँ। हाँ जी। और वो प्रोग्राम और टू प्रोग्राम वेरी करता होगा, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी? प्रोग्राम टू प्रोग्राम वेरी करता है बिल्कुल। सही। तीसरा जो है वो है इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स मैटर, यानी है कि अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो चीज़ भी ज़ाहिर है वो बहुत मैटर करती है, उसको भी अच्छा। हाईलाइट करें। अच्छा, चौथा सही। पॉइंट वही आ गया जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी बात की थी ना, कि अप्लाई अर्ली एंड टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज। यानी सही। आप कम से कम 20 को शॉर्टलिस्ट करें और सही। फिर 20 में से एटलीस्ट 10 में तो अप्लाई करें। तो सही। 10 में अप्लाई करेंगे तो शायद आपके पास एक दो से जवाब आए पॉजिटिव। सही। सही। अगर आप सिर्फ अप्लाई दो तीन में करेंगे और हम्म। कहीं से जवाब नहीं आया तो आपका सारा यस। मेहनत और टाइम ज़ाया हो जाएगा। असल चीज़ तो टाइम है। सही। अच्छा, ये यूनि असिस्ट वाली जो बात आपने पिछली प्रेजेंटेशन में बताई थी, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल्स होती हैं कि ये यानी यूनि असिस्ट इन इन यूनिवर्सिटीज को कवर करती है, ताकि आप उस हम्म। प्रोसेस में जाएं तो आपका 4-5 यूनिवर्सिटीज या मल्टीपल यूनिवर्सिटीज यूनि असिस्ट के थ्रू ही कवर हो जाएं एडमिशन अप्लाई के लिए? हाँ जी, उनकी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन ये वाली मिल जाती है और वो dart.de की जो वेबसाइट थी उस पे भी मिल जाती है। सही। अच्छा जी, लाइफ एंड करियर इन जर्मनी। अब जर्मनी की लाइफ कैसे होती है, होती कैसी है ना, तो हमें लगता है कि यार बस सिर्फ वहां पे अच्छी अच्छी चीजें ही होती होंगी। तो अच्छी भी है लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, जाहिर सी बात है। हाँ, असल में पाकिस्तान से बैठकर लगता ही ऐसा है, वो देख देख के ना, वहाँ पे खबरें सुन सुन के लगता है कि या यहाँ यहाँ सब खत्म हो गया है, तो बस सब सब कुछ उधर ही है। एग्जैक्टली। हाँ, तो अच्छी चीजें तो मेरे ख्याल में जो है वो सभी जानते हैं, कोई इतनी वो नहीं है, ढकी छुपी बातें नहीं है। बल्कि इसमें मैं एक चीज ऐड करूं कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, खामखा हम अपने आप को क्यों वो करें, हम्म। डिग्रेड करें। और भी दुनिया से बहुत सारे लोग आ रहे हैं वहां पे। मुझे एक हम्म। बंदी से मुलाकात हुई थी पहले। वो मेरे साथ लैंग्वेज कोर्स कर रही थी और वो चाइनीज थी। हम्म। तो कहने लगी कि मैं चाइना में जिस कंपनी में काम करती थी उनका एक ऑफिस जर्मनी में भी था, तो मैंने बड़ा मेहनत करके लड़ झगड़ के स्ट्रगल करके अपना अच्छा। ट्रांसफर यहाँ कराया। और सही। तो मैंने पूछा क्यों। कहने लगी कि यार चाइना में इतने सख्त वर्किंग कंडीशंस हैं, 12-12 हाँ, चौदह ये तो चौदह है। घंटे काम करो, रिलैक्स नहीं होता, ये ये वो तो है। फलाना। अब ये ज़ाहिर है आप भी जानते हैं और बाकी लोगों को भी इल्म है कि यूरोप में ख़ास तौर पे जर्मनी हो गया या स्कैंडिनेविया में तो वर्किंग कंडीशंस काफ़ी अच्छी हैं। यानी एक जी। हफ्ते में ऑन एवरेज 40 आवर्स पर वीक, 38 आवर्स पर वीक, 37 आवर्स पर वीक, इस तरह से हम्म। जो है वो आप काम कर रहे होते हो। छुट्टियां बिल्कुल। अलग होती हैं। मतलब अच्छा एक वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिल जाता है। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, एम्प्लॉय लेबर, वो भी बड़े आराम से काम करते हैं। और उनका उनका भी बड़ा काम करने का मतलब एक बोसी स्टाइल है। हमारे वहाँ सही। यहाँ पे पाकिस्तान में जिस तरह से है लेबर को, इवन चाइनीज जिस तरह से करते हैं, आपने K2 K3 में देखा कि उन्होंने किस तरह से काम को जो है ना वो हम्म। पुश किया चाइनीज लेबर के थ्रू, और लोकल भी। हम्म। तो यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो लेबर का जो सिस्टम है वो भी बड़ा ना एक पैटर्न के ऊपर है। वर्किंग आवर्स, फ्राइडे को अर्ली ऑफ करना है उन्होंने, हफ्ता इतवार काम नहीं करना, ठीक है। तो इन हम्म। सारी कंडीशन को देखते हुए प्रोजेक्ट डिजाइन होते हैं और इम्प्लीमेंट होते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। हम्म। अच्छा, एक और चीज का मैं इजाफा कर दूं, ये कि ये बड़ी अच्छी बात मैंने देखी कि जो खुद जर्मन्स होते हैं या यूरोपियंस होते हैं, वो लोग ना किसी काम को हकीर नहीं समझते, किसी काम को छोटा नहीं समझते। तो हम्म। और फिर ये कि ये पूरी सोसाइटी इसी नजरिए के साथ, इसी कॉन्सेप्ट के साथ बनी हुई है, चल रही है। तो जिसको हम ब्लू कॉलर जॉब कहते हैं ना, यानी कोई पेंटर है, यस। कोई यस। मैकेनिक है, फलाना है, हम्म। तो हम्म। उसको भी छोटा नहीं समझा हम्म। जाता कि यार ये तो जो है ना वो छोटा काम कर रहा है। सबको काम एग्जैक्टली। अच्छी नजर से देखा जाता है और उनकी यस। इनकम भी बड़ी अच्छी खासी होती है। एग्जैक्टली। यानी यस। आप देखेंगे कोई पेंटर है, कोई मैकेनिक है, वो जो है ना वो मर्सिडीज सही सी बात। क्लास में आ रहा होगा, आप कहेंगे ऐसे यार ही है, ये क्या ऐसे ही है। है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोगों को ये इस चीज का बड़ा शौक लगता है जाके, कि हम्म। हम तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में हम हाँ, इसी बहुत ज्यादा माइंडसेट से डिफरेंसेस चल हैं। रहे होते हैं। हम्म। हाँ,
तो ये वाली चीज भी जो है वो एक लर्निंग हाँ, लेसन। पॉजिटिव चीज है बिल्कुल। अच्छा, अब मेरा ख्याल है एक दो चैलेंजेस की भी बात कर लेते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो हमने शुरू में भी बात कर ली थी कि लैंग्वेज के लिए बारे में तो आपको अगर स्पेसिफिक जर्मनी में ही आप पढ़ना चाहते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो इसमें एफर्ट करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट क्या है, ब्यूरोक्रेसी एंड पेपर वर्क। हाँ, ये है कि बाकी मालिक का मुझे नहीं पता आयरलैंड हम्म, वगैरह का, लेकिन जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी बहुत हम्म, है और बड़ी स्लो हम्म, है। हाँ बिल्कुल। तो उसमें ये है कि अगर आपको कोई इनके पब्लिक ऑफिसेज में जाना पड़ता है, वीजा एक्सटेंड कराना है, कोई परमिट एक्सटेंड करानी है, कोई और काम है, तो बड़ी टाइम टाइम की अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेनी पड़ती हैं और फिर जाके ये लोग आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, पब्लिक ऑफिसेज वाले। अगर आती भी होगी सही, ना तब भी बोलेंगे। मुझे तब तो भी एक नहीं बंदे ने करेगा। बोला, वो हाँ, उसने बोला कि भाई तुम हमारे पास आए हो ना रहने, तो हमारी हाँ। जबान बोलो, हम तुम्हारे पास थोड़ी आए काम लेने यार। तो हम इंग्लिश में क्यों बोले। नहीं, सही सही। ये होता है। बाकी ये कि कल्चरल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे थोड़े बहुत। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब एक्सपीरियंसेस हों, शायद कुछ लोगों के होंगे भी, लेकिन मेरे पर्सनली कोई ऐसे खराब एक्सपीरियंसेस नहीं थे। एक आध एक्सपीरियंस था, और ये भी आपको मिलता है ज्यादा ईस्ट वाली साइड पे। ईस्ट जर्मनी, या जो पुराना जो इलाका था ना, जो ईस्ट जर्मनी के उसमें आता था एरिया में, और ये भी आपको मिलता है। सॉरी। हाँ, तो जैसे इसमें एक ऐसी मैं वाकया सुनाऊं एक छोटा सा, कि हम लोग एक दो दोस्त जो हैं वो एक दफा साइकिलिंग करने निकले। तो हम्म, संडे की सुबह थी, तो सड़कें खाली थी, ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बड़े लोग कम थे ना। तो वहां पे हमें एक बंदा मिला, वो फुल हाथ में उसके बोतल। और वो वैसे ही घूम रहा है इधर उधर लहराता हुआ। अब जैसे ही मुझे उसने देखा, तो मेरी भी उस जमाने में भी जो है ना इसी तरह से दाढ़ी वगैरह थी और सारा कुछ ना। और फिर वो ज़ाहिर है ब्राउन स्किन और वो सारी चीजें, तो देख के समझ जाते हैं कि यार ये वो है, फॉरेनर है। फॉरेनर हम्म, को ये लोग बोलते हैं जर्मन में आउसलैंडर। उसने कहा कि अच्छा, जी आउसलैंडर है ये कोई। सही तो उसने सही। मुझे जो है वो बातें बोलना शुरू कर दी, कि अच्छा। जो है ना वो उल्टी सीधी बातें करने लगा, थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश करने लगा। अच्छा, मुझे उसकी बातें समझ आ रही थी, लेकिन मैं ना बिल्कुल ऐसा बन गया कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तो फिर कहने लगा, आती है तुम्हें जर्मन, आती भी है, कुछ सीख लो, कुछ काम कर लो, ये कर लो। सही सही सही। तो इस तरह की आपको चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ऑब्वियसली मतलब आप अगर इसको हाँ, सीरियस लें तो लें, लेकिन मैं तो इसको हाँ सीरियस नहीं इसमें ले। भी। हाँ बिल्कुल, और इसमें एक और भी रीजन है ना कि फात भाई, जो लोग इस तरह जाते हैं, जैसे अब आप एडमिशन के थ्रू जा रहे हैं, एक लीगल चैनल के थ्रू ना, कुछ लोग इस तरह से भी आते हैं जो लीगल चैनल के थ्रू नहीं आते, या वो रूल्स को जो है ना वो मैनिपुलेट करते हैं, असाइलम लेते हैं, और बेनिफिट्स, जो सोशल बेनिफिट्स हैं उनकी तरफ कोशिश कर रहे होते हैं। तो अब हम्म। उनको तो फर्क नहीं पता चलता ना हमें देख कर के हम जी। उसी कैटेगरी से हैं या प्रोफेशनल्स हैं या किस तरह से हम चल रहे हैं। तो ये भी एक इम्पैक्ट रहता है उनकी वजह से, फिर वो फर्क नहीं कर पाते ना कि ये काम करने वाला बंदा है, टैक्स उल्टा ये टैक्स दे रहे हैं यहाँ पर रहकर। तो हाँ, ये फर्क इसकी वजह से ये हो जाता है। ये भी बात सही है आपकी बिल्कुल। हम्म, बाकी ये कि चौथा पॉइंट जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल में अगर कोई जाता है पहली पहली दफा, तो उसको तो ये फील नहीं होता जाने से पहले। जाने के बाद उसको पता चलता है कि अच्छा जी, ये होम सिकनेस होती क्या भला है। हम्म। तो एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली अगर आप खास तौर पे, अभी तो हम खैर मास्टर्स की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, लेकिन ये है कि काफी सारे लोग वहां पे बैचलर्स के लिए भी आए हुए होते हैं ना। हम्म, तो ऑब्वियसली बैचलर्स में जो कोई आ रहा है तो वो फिर कम उम्र में आ रहा है, 5-6 साल छोटी एज में आ रहा है, 18-19 साल की एज में आ रहा है। तो आप इस ऑब्वियस आप कम उम्र हो, आप इतना ज़्यादा मेच्योरिटी लेवल भी उस लेवल लेवल का है, तो आपको ये चीज़ कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है, ये थोड़ी सी तंग कर जाती है। हम्म। तो उसका तो फिर इसको हल ये है। इसको हाँ जी, वही मैं हाल ही पूछने लगा था। हाँ, हल अगली स्लाइड में आ रहे हैं वैसे हर चीज के। ठीक है ठीक है। गुड। हल पे आते हैं। आई थिंक लैंग्वेज का तो हमने बात कर ली है काफी ज्यादा, तो और ब्यूरोक्रेसी के हवाले से क्या था कि भाई
बस अब काम तो आपने करवाना ही है, तो थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा वेट करके कर लें, कोई हम्म, मसला नहीं है। हम्म, हम्म, अम, बाकी ये वाला जो इशू था, होम सिकनेस, इसके लिए फिर ये है कि आप अपनी एक सपोर्ट नेटवर्क लाजमी बनाएं। बिल्कुल। अगर आप अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे ना अपने घर में, अपनी जगह पे, कोई आपकी कम्युनिटी नहीं है, कोई लोगों से राब्ते नहीं है, तो वाकई आपको बड़ा मसला होगा। तो आप मतलब अगर पाकिस्तानी है तो पाकिस्तानी सर्कल भी आपका होना चाहिए। उससे भी ऑब्वियसली बड़े बेनिफिट्स होते हैं। और ये कि लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी नहीं आपका, हम्म, आप जिस मकसद से जा रहे हैं वो यही है ना कि आपको इंटरनेशनल नेटवर्किंग एक्सपोजर होती मिले, है। आप एग्जैक्टली। इंटरनेशनल कम्युनिटीज में उठना बैठना सीखें, लोगों से बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस शेयर करें, दुनिया देखें। तो आप मतलब ये कि पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी हों और आपका जो है वो दूसरे लोगों से हम्म, भी ताल्लुक हो, रिश्ता हो। हम्म, ये चीज फिर आपको होम सिकनेस से बचाती है, ये चीज होम सिकनेस का नहीं है, बिल्कुल। आपको करनी होती। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सेक्शन की तरफ। अच्छा फवाद भाई, हम्म, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन है कि यूजिंग यूरोपास माय सीवी लेंथ इज ऑफ 2 पेजेस, इज इट राइट? क्या ये ठीक है 2 पेजेस की सीवी? हाउएवर आई हैव मेंटेन्ड इट अप टू 1 पेज यूजिंग एमएस ऑफिस। तो क्या इसमें कोई लेंथ की रिक्वायरमेंट रहती है? 2 पेजेस, 1 पेजेस, कितना क्रिटिकल है लेंथ ऑफ सीवी? हाँ, कुछ जगहों पे लेंथ की वो बताते हैं कि भाई 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 पेजेस। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास मतलब एक्सपीरियंस लिमिटेड है, चीज़ें लिमिटेड हैं, मतलब आप अगर फ्रेश ग्रेजुएट हैं, सही है ना? हम्म, तो फिर तो बेस्ट ये है कि आप बस 1 पेज की सीवी रखें। सही। क्योंकि इसका फ़र्क क्या पड़ता है? इसका फ़र्क यहाँ पे पड़ता है कि जो हायरिंग मैनेजर है ना, जो रिक्रूटर है, उसकी आँखों के सामने से एक दिन में शायद 50-100 सीवियाँ गुज़रती होंगी। तो उसके पास हम्म, इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी 2 पेज की सीवी को पढ़े, 1 पेज पलटे और उसको देखे। उसको बस वो सिर्फ़ एक सीवी को, बल्कि कोई स्टडी, कोई रिपोर्ट आई थी, वो उसमें बता रहे थे, एक सीवी मुश्किल से 10 सेकंड देखी जाती है बस। हम्म, तो बस अब आपके पास 10 से 15 सेकंड है, अगर आपने उसमें उसकी अटेंशन ग्रैब कर ली हम्म, तो कर ली। और अब तो खैर एआई का जमाना है, तो इंसान तो सीवी बाद में पढ़ते हैं, पहले तो बॉट्स जो है वो पढ़ के हम्म, उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर कर लेते हैं, बिल्कुल। तो ये है। सही। और ठीक। कोई सवाल? बस ठीक, यही था। अच्छा, चलें, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जर्मनी एंड इस्लाम, ये ऑब्वियसली ये पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव है। और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, यू आर गोइंग टू अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस, ये मैं समझा देता हूँ ये क्या मैंने लिखा हुआ है। ये मेरे एक नाना हुआ करते थे रिश्ते के, अब तो उनका इंतकाल हो गया। तो वो पीआईए में जॉब करते थे ना, तो उन्होंने ज़ाहिर है काफ़ी दुनिया देखी थी, फ्रांस में उनकी पोस्टिंग रही थी और दूसरी जगहों पे, तो वो उन्होंने ज़ाहिर है दुनिया देखी हुई थी। तो जब उनसे मैंने उन्हें बताया ना कि यार मेरा जर्मनी में एडमिशन हो गया है, तो मैं सही। जर्मनी जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे ये जुमला बोला, यू आर गोइंग टू अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस। अच्छा। हाँ, सही। तो आज तक मुझे उनकी ये बात याद है। और कुछ हद तक मैं इससे एग्री भी करता हूँ, कुछ हद तक डिसएग्री भी करता हूँ। अब एग्री क्यों हम्म, करता हूँ वो बात भी आपके सामने भी थोड़ी देर में इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन बात ये है कि ये तो बासित भाई भी आई थिंक इस चीज़ से एग्री करेंगे कि वो उनकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें हैं कि जो बुनियादी इंसानी चीज़ें हैं ना, एक मतलब मुसलमान और वो फिक्रे। सारे तो हाँ, फितरी जो एक इंसान के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो वहाँ पे आपको नज़र आती हैं। एक दूसरे की मदद करना, रूल्स को फॉलो करना, सिस्टम्स के हिसाब से चलना, एनवायरनमेंट की परवाह करना, तो ये चीज़ें वाक़ई आपको नज़र आती हैं। और वो दूसरा ये किसी को छोटा-बड़ा नहीं समझते इतना ज़्यादा, मैंने तो एटलीस्ट ये नहीं देखा। अच्छा फात भाई, एक वैसे जोक के हिसाब से कह रहा हूँ, ये जर्मन्स कुछ ज्यादा कहते हैं, रूल वगैरह फॉलो करते हैं कि यानी कि जब रोड क्रॉस करना होता है, अगर खाली भी होता है फिर भी वो रेड पे खड़े रहते हैं। तो ये इसी है, इसी तरह। ये तो बात है। ये तो मैं आपको अच्छा। एक वाकया बताऊं। हम लोग जब हम्म, पहुंचे नए नए वहां जर्मनी, तो मेरा ख्याल है 1 महीना हुआ होगा।
तो हम 5-6 लड़के पाकिस्तानी दोस्त जो थे, हम रात का टाइम था, खाना वाना खा के हम वैसे ही ट्राम में बैठे और हमने कहा चलो थोड़ा सा शहर में जरा देख के आते हैं। तो 11 बज रहे थे मेरा ख्याल है ना, मतलब रात अच्छी खासी। तो छोटा शहर मैंने आपको बताया, क्योंकि वहां पे जल्दी ज़ाहिर है मार्केट्स भी बंद, सारा कुछ बंद। अब 11 बजे के करीब हमारे सामने एक बूढ़ी खातून चढ़ी, हम्म, वॉकर की मदद से चढ़ रही है ना वो, मतलब साठ हम्म, पैंसठ की उनकी एज होगी। हम्म, अच्छा, वो चढ़ी। सबसे पहले जाते ही उन्होंने जो ट्राम के अंदर मशीन लगी हुई थी ना, टिकट की मशीन, उससे जाके उन्होंने टिकट खरीदा अच्छा, और फिर जाके उन्होंने वो टिकट पंच किया और हम्म, फिर वो जाके अपनी उन्होंने जगह संभाली, सीट पे बैठी हम्म, और 2 स्टॉप के बाद जो है वो उतर गई। अच्छा। अच्छा, अब इसमें मजे की मैं बात बताऊं उन लिसनर्स के लिए जो जिनका वो नहीं एक्सपीरियंस होगा, कि जर्मनी में और मेरे ख्याल है और भी बाकी जगहों पे भी टिकट चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं होता। हम्म, मतलब ये है कि आप ट्रेन में चढ़ जाएं, बस में चढ़ जाएं, ट्राम में चढ़ जाएं, आपको कोई रोकेगा नहीं, बस आप चढ़ जाएं। अच्छा, फिर उसके बाद होती है रैंडम चेकिंग। रैंडमली जो है ना, वो सादे कपड़ों में लोग घूम रहे होते हैं, उनके हाथ में डिवाइसेस होती हैं, चीजें होती हैं, तो वो अचानक से किसी भी स्टेशन पे आ जाएंगे और जब गाड़ी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद हम्म, फिर वो एक एक की टिकट चेक करेंगे। तो उसमें अगर आपके पास टिकट नहीं है तो फिर वो आपको हैवी फाइन लगाएंगे। लेकिन सही, वैसे आप विदाउट टिकट चढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास टिकट नहीं है तो अच्छा, गाड़ी में चढ़। खैर बहरहाल, बताने का मकसद ये है कि वो उसूल की इतनी पक्की थी और उन्होंने तीन हम्म, चार स्टॉप के लिए भी वो बगैर टिकट के सफर पसंद, करना पसंद नहीं किया। हम्म, अब ये सही, आप देखें कि इन प्रिंसिपल्स पे जब वो सोसाइटी चल रही है और अपनी अरे बच्चों की इस तरीके से तरबियत कर रही है, तो फिर वो जाहिर है फर्क तो कुछ ना कुछ पड़ता, तो अचीव करेंगे ना यार। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, इसमें मैं इस्लाम के पर्सपेक्टिव से जो बात करना चाह रहा था उसको मुख्तसर थोड़ी रखूंगा, कि हमारा जो इस्लाम का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है ना, यानी नमाज, रोजा, हज है, हज तो खैर चलें वो अलग चीज है, ज़कात, ये वो सारी बातें, ये आप वहां पे कर सकते हैं, इसमें मैंने कोई किसी किस्म की इशू नहीं देखा। और जितना बड़ा आपका शहर होगा उस उतनी आपकी अपॉर्चुनिटीज भी होंगी। जैसे बर्लिन था तो वहां पे मैं एक मुस्लिम नेबरहुड में ही, टर्किश अरबी नेबरहुड में रहता था, तो वहां पे पाकिस्तानी मस्जिद मेरे बिल्कुल घर के पास ही थी, और अरबी मस्जिद, तुर्की, सीरियन मस्जिद, वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं। उस हवाले से कोई इतना मसला नहीं है। नमाजें पढ़ना, मस्जिद में जाके पढ़ें, और आप गैदरिंग्स भी कर सकते हैं। हम लोग इफ्तार पार्टियां भी करते थे, इफ्तार डिनर भी करते थे, वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी को बुलाते भी थे, वो कोई मसला नहीं होता। लेकिन हाँ, जब आप इस्लाम एज अ दीन, ये जो इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, यानी जब आप ऑब्वियसली सिस्टम की बात करेंगे कि भाई इस्लाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक सोशल सिस्टम, एक इकोनॉमिक सिस्टम है, उसमें फिर जाहिर है आपको अच्छा, अच्छा, मुश्किल होगी। और ये कोई सिर्फ जर्मनी की बात नहीं है, ये पूरे वेस्ट का ये कॉमन इशू है ही है। हाँ, बाकी यहाँ पे मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं, कुछ चीज़ें जो मुझे बड़ा एकदम फील हुई कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ऑब्वियसली ये हर हम्म, शऊर हम्म, वाले मुसलमान को फील होती ही हैं। एक ये वो लोग मनाते हैं बर्लिन में क्रिस्टोफर डे। आपने पता नहीं कभी ये वाली चीज़ सुनी हो या नहीं, वासिद भाई? नहीं मैंने नहीं सुनी ये अपना फहद भाई, ये फसी भाई जो है मेरे ख्याल से उन्होंने ज्वाइन किया है मदीना में, आई थिंक है इस वक्त। अच्छा, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, फसी कैसे भाई। हैं? अस्सलाम वालेकुम फाज भाई, बस आपको सलाम पेश करना था यहाँ से। माशाल्लाह आपने प्रोग्राम किया, मैं सुन तो नहीं सका, और जी जी, बहुत बहुत जो है ना आपका शुक्रिया, आप नौजवानों को गाइड कर रहे हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। आपके बैकग्राउंड में मुझे नज़र आ रहे हैं मस्जिद नबवी के मीनार और वो छतरियाँ वगैरह सही, हैं। जी सही, जी जी, अभी बस जो है ना यहाँ पे ईशा की नमाज माश हुई है तो निकल के मैं निकल रहा था, तो मैंने कहा जो है ना माशाल्लाह, सही, सही, माशाल्लाह, देख लो ज़बरदस्त। माशाल्लाह। डिस्टर्ब। चलें बस, चले दुआओं में चले, याद रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा फसी भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो ये जो मैं स्ट्रीट डे बता रहा था, ये एक उन्होंने दिन मनाना शुरू किया था कुछ साल पहले ही। और इसमें बड़ा जो ये प्राइड मूवमेंट है इनकी और एलजीबीटी और ये उसका बड़ा मतलब खुल्लम खुल्ला वो शो करना ना, सड़कों पे अच्छा, बकायदा जुलूस निकालना और ये वो चीजें। तो ये वाली चीजें आपको वहां पे हाँ बहुत
वो मिलता है ऑब्वियसली, एक मुसलमान का टेस्ट हो जाता है बड़ा अच्छा खासा कि अपने आप को बचाना इन चीज़ों से। ये चैलेंजेस तो हैं। फिर ये जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्लब्स और पब्स और ये, तो वो इतना कॉमन है वहाँ पे कि इंसान बड़ा एक मुश्किल में आ जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे चैलेंजेस हैं वहाँ पे तीसरी चीज क्या लिखी हुई है कि पीपल हैव ट्रू क्वेस्ट फॉर रिलीजन, यानी इवन नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो भी जानना चाहते हैं कि वाकई हक है क्या, सही बात है क्या। और इस्लाम को भी वो काफी सारे लोग मुझे वहां पे मिले जो एक्सप्लोर करते हैं, और मेरे साथ आज भी कुछ कोलीग्स हैं जो कि राब्ते में हैं, हमारे अक्सर डिस्कशंस होते हैं इस्लामिक टॉपिक्स पे ना, वो नॉन मुस्लिम हैं। सही तो को। ऐसे लोग भी हैं। और चौथी बात यह है कि पीपल स्ट्राइविंग फॉर इस्लाम, यानी जो वहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी है उसमें भी एक अच्छी भली तादाद है जो कि मेहनत कर रही है, दावा की कोशिशें कर रही है, और मुसलमानों को उनका भूला हुआ सबक याद दिलाने की कोशिश कर रही है, और नॉन मुस्लिम्स को भी जो है वो दीन का पैगाम पहुंचा रही है। तो अच्छे लोग भी हैं। अच्छा, ये जो राइट साइड पे आपको एक स्टेटमेंट नजर आ रही होगी, द इनर कोर ऑफ द प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक, ये अल्लामा इकबाल की स्टेटमेंट है। तो ये नीचे खैर मैंने एक वीडियो क्लिप लगाई थी जहां से ये मैंने स्टेटमेंट सुनी है। तो वो तो वीडियो चलाने का तो हमारे पास मेरे ख्याल टाइम नहीं है। लेकिन ये जो ऊपर मैंने हेडलाइन लिखी है ना, यू आर गोइंग टू अ सोसाइटी ऑफ ह्यूमंस, एग्जैक्टली। इसके पीछे लिंक जो करते कॉन्सेप्ट है वो ये यहाँ से आता है। हैं, यहाँ से आता है बिल्कुल। यानी ये अब मेरे जैसे हकीर बंदे की ऑब्जर्वेशन तो क्या ही होगी, ये अल्लामा इकबाल ने जब वो गए जर्मनी और इंग्लैंड, जब उन्होंने वहां से पीएचडी किया, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यार वाकई ये सोसाइटी जो है ना, जो कोर प्रिंसिपल्स जिन पे ये चल प्रिंसिपल्स हैं। रही है, हाँ, वो तो बहुत सही है, और वो तो हमारी कुरान की तालीमात से मैच करते हैं। बिल्कुल। लेकिन मसला क्या हुआ, और उन्हीं की बेसिस पे फिर ये जैसे ऊपर जुमला लिखा हुआ है कि ये इंसानों वाला सलूक भी उनके यहाँ, बर्ताव भी नजर आता है। लेकिन एग्जैक्टली। मसला फिर ये हुआ कि जो आउटर कवरिंग है ना उनकी सोसाइटी की, उसमें फिर सारा फितना और फसाद और सारा ग्लैमर और सारी फहाशी और ये सारी वो फिर आउटर कवरिंग में आपको जो है वो है। तो बेसिक बेसिक जो है फाउंडेशन वो उनकी बहुत फितरी यानी कि है, नेचर के साथ लिंक करती हैं, सपोर्ट करना एक दूसरे को। और हाँ, बिल्कुल। और ये एक सवाल का एक तरह से एक जवाब भी इससे निकलता है कि हमारे अक्सर नौजवानों के जहन में एक सवाल आता है ना कि यार वेस्ट जो है वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, या वेस्टर्न सोसाइटीज जो हैं वो हमें इतनी आगे क्यों नजर आती हैं, एडवांस क्यों नजर आती हैं। तो उसकी वजह है, वो वजह यही है कि वो ठीक है, आखिरत को उन्होंने जो है वो साइड पे किया हुआ है, लेकिन दुनिया में वो जो काम कर रहे हैं पूरी दयानतदारी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो तो जाहिर यही बात है। प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे पास आ रहे हैं कुरान और सीरा से। बेसिकली वही प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उनको लागू करना शुरू कर दें विद इन कंट्री, तो हम खुद इस तरह से एक बिल्कुल ऐसे ही, इवॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, जैसे उन लोगों ने किया। बिल्कुल ऐसे ही। Exactly. बस बाकी ये कि आखिरी स्लाइड है यहाँ पे मेरी एडवाइस मेरी तरफ से यही है कैरियर पर्सपेक्टिव से, कि भाई अगर आप जाना चाहते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर आप आज जाना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग तकरीबन 1 से 1.5 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। और अगर आप आज प्लानिंग शुरू कर रहे हैं तो मतलब ये है कि आप कितना टाइम लगेगा? कंफर्टेबली जो जाएंगे तो वो 1 से 2 साल में जाएंगे। अब जाहिर है उस वक्त मेरे टाइम पे चीजें थोड़ी सी आसान थी, लेकिन अब एम्बेसी से वीजा की अपॉइंटमेंट मिलना और ये और वो चीजें और भी ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। तो मेरा इसमें मशवरा ये है, अगर आपने अभी जैसे फ्रेश ग्रेजुएट किया है, अपने बैचलर्स कंप्लीट किया है और आप चाहते भी हैं जाना, तो आप यहाँ पे जॉब स्टार्ट कर लें और अपना थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी ले लें। 1-2 साल तक आप जॉब भी करें, साथ में आप ये वाला प्रोसेस भी अपना कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको इसका बेनिफिट मिल जाता है। बिल्कुल। फोकस ऑन स्किल्स नॉट जस्ट डिग्रीज, के अब डिग्री जो है वो इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। मतलब बिल्कुल। आप पीएचडी होल्डर भी हैं, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट के जो सही कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ही कमांड अगर नहीं है, तो वो फिर पीएचडी किस काम का। और वहां पे जब आप जाके एकेडेमिया में या इंडस्ट्री में
जब आप सही लोग ही सारे वहाँ पे ज्यादातर अपने काम के एक्सपर्ट्स ही हैं, तो वहां जब आप उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं और काम करते हैं ना, वो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन जो है वो सही सीखा हुआ समझा हुआ आदमी है, और कौन जो है ना वो मतलब जाली अच्छा। डिग्री वाला है यानी जिसने सिर्फ जो है वो बस पास किया है। हाँ, बस वैसे ही चला के बस कागज लिया है। हाँ, ऑब्वियसली मैं मजाक में कह रहा हूँ, जाली डिग्री तो वाला तो हाँ, एग्जैक्टली। वो है भी नहीं। मतलब ये है कि बस जिसने सिर्फ इम्तिहान पास किया है, और कौन है हाँ, जिसने सीखा है समझा है। यानी जो बंदा सिर्फ डिग्री पे रिलाय कर रहा है कि बस डिग्री है ना और नंबर भी अच्छे हैं, लेकिन उसके ऐसे बजाय ही। उसके कॉन्सेप्ट और चीजें स्किल होनी चाहिए डिग्री के साथ। और तीसरी चीज ये है कि अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर नहीं करें। एग्जैक्टली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम अक्सर वेरी गलती इंपॉर्टेंट। कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि यार मेरा क्लास फेलो था, वो तो आज यहाँ पहुंच गया और मैं यहाँ पे हूँ। तो ये इस मसले में ना पड़े। इसका जो है ना फायदा किसी को नहीं है, और सिर्फ नुकसान है, और वो भी सिर्फ आपको है। बिल्कुल। तो अपने क्योंकि आप को इससे इसमें। इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर देखें ये वाली चीज आ गई ना तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए कि सबसे पहले तो आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी, आपकी हम्म, पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में कन्वर्ट होगी, फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप में रहें। बिल्कुल। सही। और बाकी ये कि भाई कामयाबी से पहले मुश्किलात तो आती ही हैं ऐसे जैसे एग्जैक्टली। दीन में भी एग्जैक्टली। हमारा है ना, इन्ना माल उसरी उसरा, तो मुश्किलात के साथ ही आसानी है। बिल्कुल तो ऐसे ही। आसानी और मुश्किल साथ साथ ही चलेगी। आप ये नहीं समझें कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, जर्मनी जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, तो अब आसानी ही आसानी हाँ, होगी। बिल्कुल। वहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, अपने चैनल चैलेंज। चैलेंज की नौइयत फर्क है, लेकिन जिंदगी तो नाम ही चैलेंजेस का है। बिल्कुल 100%। यस। और ये जो आखिर में बोल्ड से जो लाइन लिखी हुई है, ये है कि अपने रब को कभी ना भूलें। वहां पे बिल्कुल। अक्सर लोगों को यही देखने में आया है कि वो वहां पे जाते हैं, वहां की ग्लैमर, वहां की चकाचौंध से जो है वो आंखें चमकने लगती हैं, और वो फिर उसी में हो जाते हैं, और अपना टाइम भी जाया कर देते हैं, माँ बाप के पैसा बिल्कुल। जो खर्च हुआ वो भी जाया हो जाता है, जिंदगियां तब खराब हो जाती हैं, और हासिल वसूल कुछ नहीं होता। कुछ तो ऐसी भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि फिर वापस पाकिस्तान आ गए, बल्कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि वो सही मतलब गए थे, थ्रू हम्म, प्रॉपर चैनल गए थे, सारा कुछ उन्होंने सही किया था, नीयत भी सही थी, लेकिन ये कि वो फिर पटरी से हट गए। और हम लोगों को पटरी पर रखने वाली चीज जो है वो एक ही है, हमारे रब की जात ही है, बीइंग अ मुस्लिम। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे। बस आखिरी पॉइंट ये है मेरी तरफ से कि इसको एज एन एक्सपीरियंस लें। और वो जो शुरू में मैंने एक सवाल किया था ना, कि हमारे जहन में बैक ऑफ द माइंड में रहे कि भाई शुड वी गो टू जर्मनी, या शुड वी स्टार्ट अ करियर इन जर्मनी। तो हम्म, इसमें बस मैं दो बातें रखूंगा। अब आपके सामने सारी बातें आ गई हैं। इसमें यह है कि हर बंदे की सिचुएशन अलग होगी। अगर आप किसी मैं ऑब्वियसली आलिम दीन नहीं हूँ, मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है इस चीज़ में, लेकिन अगर आप किसी आलिम से भी पूछते हैं कि यार मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, वो भी आपको यही बताएंगे कि आपकी अपनी स्पेसिफिक जो भी सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। पढ़ाई के लिए जाना जो है वो इतना वो नहीं है प्रॉब्लमेटिक, लेकिन ये कि अगर आप लॉन्ग टर्म वहाँ पे रहते हैं तो ये एक चीज़ थोड़ी सी वो है, डिबेटेबल है। और लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेना ये तो है। और जी। इसी 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 चीज़ से रिलेटेड मैं एक बस पॉइंट ऐड करूँ छोटा सा, कि वहाँ पे मैंने देखा, खास तौर पे जो हमारे अरबी दोस्त होते हैं ना, मेरा एक दोस्त था, वो था यमनी था वो। सही। तो अब हम क्या करते थे कि जैसे ही नमाज का टाइम हुआ, अब यूनिवर्सिटी के अंदर है हम, जाहिर है मस्जिद दूर है, और यूनिवर्सिटी के अंदर तो कोई सिलसिला ही नहीं है। तो हम्म। मैं उससे कहता था कि यार नमाज कैसे पढ़ेंगे, वो कहता था कोई मसला ही कोई नहीं है। हम हम्म। लोग क्या करते थे कि बाथरूम में गए, जल्दी जल्दी वुजू किया। अब आपको पता है वुजू भी कैसे करना है, वहां पे पाँव धोने हम्म। का हम्म। मसला हम्म। आगे जी, मोजे पहने हुए हम्म। हैं, ये पहना हुआ है, वो पहना हुआ है, बड़ी मुश्किल से आपने वुजू किया। हम्म। अब जहाँ नमाज भी कोई नहीं है, फिर कमरा भी कोई नहीं है, जगह भी कोई नहीं है, फिर हम देखते हम्म। थे कौन सा क्लासरूम खाली है। वो हम्म। खाली कमरा मिला तो उसमें घुस गए जल्दी से, दो बंदे या तीन बंदे, और वहां पे हमने जो जैकेट्स पहनी हुई होती थी वही वही जैकेट से। डाली। हाँ, हम्म। एक बंदे ने जो है वो जमात कराई, और बाकी जो थे हम्म। उसके पीछे थे, और इस तरीके से हमने कभी कभी तो जूते पहने पहने ही नमाज पढ़ ली जल्दी में। होती है। हाँ, मैंने भी देखे हैं इस तरह यहाँ।
अरबी इस तरह तो कर रहे होते हैं उन्होंने। अरबी इस तरह कर रहे होते हैं वो उनके। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल लेके चलते हैं भाई। तो ये लर्निंग बहुत इससे होती है यार, बाहर जाने से बिल्कुल इंसान का जहन खुलता है वाकई में, अगर कोई सीखना चाहे ऑब्वियसली ये। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें यही जो फात भाई लास्ट स्लाइड में भी आपने बात की, उसमें यही है कि हम सब जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिले तो बामकसद तरीके से जाएं और हम्म, अपनी वहाँ पर प्रेजेंस को फुल टाइम यूटिलाइज करें। वहाँ पर सीखने के लिए गए हैं, ग्रो करने के लिए गए हैं, चाहे वो आपका इल्म हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, आप हर चीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए वहाँ गए हैं। तो वहाँ पे जाकर दाएं बाएं की चीज़ों में खपने के बजाय, जो बहुत सारे लोग करते हैं, जिस तरह आपने बताया भी कि डीपोर्ट तक हो जाते हैं, तो बजाय राइट लेफ्ट होने के एक मकसद बनाएं और उसके तहत जाएं, चीज़ें सीखें और मकसद के तहत अच्छे से एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, एज एन एम्बेसडर ऑफ इस्लाम वहाँ पर अपने को शो करें और फिर उसी तरह से अपने कंट्री में वापस आएँ और अपनी जो वहाँ से टेक अवेज जो भी आपने सीखे हैं, चीज़ें हैं, लर्निंग है, वो शेयर करें अगलों अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ, नेक्स्ट लोगों के साथ। और सीखी हुई चीज़ों को कोशिश करें कि वो फिर आप शेयर करें पाकिस्तानियों के साथ। डेफिनेटली आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी चीज़ों को वो इजीली समझ सकते हैं। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सर्कल ऐसा है कि कहीं और भी आप इम्पैक्ट डाल सकते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ में, तो लाजमी सीखी हुई चीज़ों को फिर वहाँ पर शेयर करें। तो यानी हम एक बामकसद ज़िंदगी गुज़ारने के लिए आए हैं, तो उसी के तहत चाहे अगर हम बाहर भी जाएँ और जिस तरह के भी प्रोफ़ेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ को हम हासिल करें और उनको अवेल करें, तो हम अपने मेन ओरिजिन से ना हटें और हम्म, बामकसद रहें और टाइम को फुल टाइम यूटिलाइज़ करें, स्किल्स को अपग्रेड करें, पैसे जो हम्म, हैं उनको बनाएं अच्छे से और उनको अच्छे तरीके से खर्च करें, ना कि खुराफात में और राइट लेफ्ट की चीज़ों में। तो ये हम्म। इम्पोर्टेंट यानी कि एंड एंड पॉइंट है मेरी साइड से। बस आखिरी पॉइंट ये है कि जो लोग अगर राब्ता करना चाहें तो वो लिंक्डइन के थ्रू भी मुझसे राब्ता कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाना चाह रहे हों और उन्हें कोई किसी किस्म का सवाल हो, या ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी जर्मनी में वहाँ पे मौजूद हैं और वो किसी किस्म का कहना चाहिए कि सवाल है, कोई इशू है, कुछ पूछना है, जी, तो आई एम अवेलेबल। शुक्रिया फात भाई। फात भाई एक क्वेश्चन है कि इंट्री लेवल की जॉब जो है यूके, आयरलैंड, जर्मनी और किसी भी बाहर के मुल्क में कैसे ले सकते हैं? तो इसमें मैं अपना बताता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं उनके ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आते हैं। तो आजकल जो बड़ी फर्म्स हैं, गूगल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और इस तरह जो बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं, उनके अंदर डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इक्विटी, इस टाइप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और इसमें मल्टी एथनिक रिलीजियस बंदों को वो हायर करते हैं। तो अब की दुनिया में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम हैं लेकिन हैं कि आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो सकते हैं ग्रेजुएट ट्रेनी प्रोग्राम्स में बड़ी कंपनीज के अंदर। चूंकि मैंने देखा है कुछ लोग इस तरह से सिलेक्ट हुए हैं, तो आप हम्म, भी पाकिस्तान से इन ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि चांसेस इसमें थोड़े कम हैं कि आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाए ग्रेजुएट ट्रेनिंग में। बहरहाल अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और अगर आप हैं ही किसी यूरोपियन कंट्री में तो फिर आपके लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह में या जो फ्रेशर उनके पूरे प्रोग्राम होते हैं एनुअली, उनमें आपको रोल मिल सकता है। फात भाई आप इस पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? नहीं, आपने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। उसमें पाकिस्तान से भी डायरेक्ट अप्लाई किया जा सकता है जॉब वगैरह में, लिंक्डइन के थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू, जो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है एंट्री लेवल पे। लेकिन ये है कि अगर आप वहाँ ऑलरेडी हैं तो ये भी किया जा सकता है। बल्कि मुझे एक वो याद आ रहा है कि एक हमारे साथी हैं वो, उन्होंने क्या हम्म, किया कि जॉब यानी उसके लिए डिग्री के लिए गए, लेकिन उन्होंने वो डिग्री कंप्लीट नहीं हुई और जॉब वगैरह का उनका रुझान ज़्यादा था, और उन्होंने हम्म। अप्लाई किया और उनको ऑफर आ गई तो उन्होंने ये कन्वर्ट भी करा लिया है। ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, बिल्कुल। शुक्रिया फात भाई आपके टाइम का, और आपने अपना पूरा जर्नी शेयर किया। उम्मीद है कि इससे लोगों को इंशाल्लाह ताला फ़ायदा मिलेगा और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो बहुत शुक्रिया फात भाई आपका। जज़ाकल्लाह भाई, आप लोगों को शुक्रिया, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने और फसी भाई ने बात शेयर करने का मौका दिया। अल्लाह ताला आप लोगों का काम, अच्छा काम जो है वो उसको आगे बढ़ाए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया फात भाई।
अस्सलाम वालेकुम। चले ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।